आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज़ का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेज़ी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कन पट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। हेलो, आई एम सरपे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई हैव नॉट स्लेप्ट टुडे क्योंकि मैं इस केस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था एंड आई वाज फाइनली डन राइटिंग फॉर दिस केस लास्ट नाइट, सो दैट्स व्हाई आई लुक लाइक दिस राइट नाउ। Pardon my face and pardon my French. This case is kind of intense, so I just want to give content warning before starting this video. This video includes mention of pedophilia, sexual assault. पाकिस्तान लाहौर में एक मर्डरर को बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग सज़ा सुनाई गई। जज ने ये डिसाइड करा कि उसकी बॉडी को 100 पार्ट में काटा जाएगा, फिर एसिड में उसकी बॉडी को डुबाकर स्ट्रीट में रखा जाएगा ताकि सारे लोग देखें कि ये मर्डरर कौन है। What could he have done? ऐसा क्या करा होगा उस मर्डरर ने जो कि उसको इतना ज़्यादा पब्लिकली ह्यूमिलिएट करा जा रहा था? इतना क्रूल पनिशमेंट के पीछे क्या वजह होगी? So let's learn a little more about today's case revolving around जावेद इकबाल। 27 दिसंबर 1999 पाकिस्तान लाहौर मेन डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में एक लेटर, एक डायरी और एक पैकेज आया था जिसमें जावेद इकबाल नाम के एक आदमी ने ये कन्फेस करा था कि उसने 100 लड़कों का कत्ल करा है। They read the letter, they read the diary, but at first they did not believe it. उन्होंने इस आदमी की शक्ल देखी और ये सोचा कि ये तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट दिख रहा है, ये 100 बच्चों को नहीं मार सकता। Can you imagine? It was such a serious claim to kill 100 kids, okay? And they denied it just because of how he looked. They dismissed it completely. And जब पुलिस ने उसकी ये बात नहीं मानी तो उसने ये सेम लेटर और सेम पैकेज एक अखबार को भेजा। On 31st December 1999 पाकिस्तान लाहौर के जंग अखबार को एक पैकेज मिला। उस पैकेज के साथ में जो लेटर था, उस लेटर में मर्डरर ने ये एडमिट करा था कि उसने 100 बच्चों का खून करा है। डेट, द नंबर ऑफ किड्स and even this package, everything was planned by that guy and his name was जावेद इकबाल। जावेद इकबाल एक simple looking middle aged man था जिसके looks भी बहुत ही ज़्यादा innocent थे। I mean whenever he walked around he always had a little smile and he also wore glasses। उसके बाल थोड़े से सफ़ेद थे, so किसी को भी जावेद को देख के ऐसे मर्डर वाली फीलिंग नहीं आती, या फिर at least the way he presented himself from the outside it did not make or it wasn't really threatening to a lot of people। As I mentioned कि उसने 100 बच्चों का कत्ल करा था, तो जावेद ही वॉज डिवोर्स्ड ट्वाइस एंड ही वॉज वेरी लोनली। तो अपना बहुत सारा टाइम वो लाहौर की गलियों में, लाहौर के बाजारों में घूमने में बिता देता था, जहाँ पे उसे ज़्यादातर ऑर्फन बच्चे या फिर जहाँ पर उसे ज़्यादातर जवान लड़के मिलते थे। जिस एरिया में जावेद घूमता था उस एरिया में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बट ही वॉज वेरी केयरफुल टू ऑलवेज लुक फॉर द बॉयज़ हु डिड नॉट बिलोंग anywhere, जिनका बेसिकली आगे पीछे कोई नहीं है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि जिन भी बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है उन्हें कोई भी ढूंढे। अगर किसी बच्चे के माँ बाप होंगे और वो बच्चा 3-4 दिन तक, एक हफ्ते तक गायब है, तो ऑब्वियसली वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे या फिर अपने बच्चे को ढूंढेंगे। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होगी तो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, विच विल जस्ट हिंडर हिज प्लान। जितने भी लड़के जावेद इकबाल उठाता था या फिर जितने भी लड़के जावेद इकबाल अगवा करता था, उनकी एज 6 से 16 थी। 6 से 16 साल के लिटरली बच्चे, तो कुछ ज्यादा ही जवान बच्चे जिनको अगर हम सच बात बोले तो लोअर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो जावेद इकबाल लाहौर की गलियों से इन बच्चों को उठाता, उन्हें अपने घर ले जाता, उन्हें ढंग के कपड़े पहनाता, राइट, उनको खाना खिलाता, उनको शेल्टर देता, उन्हें टीवी दिखाता। एंड these boys are basically the people who did not have anywhere to go। तो ये सारी की सारी जो लग्जरी है, it meant a lot to them। You must have heard that beggars they can't be choosers। So that's the situation that these kids were in। जिस घर में जावेद इन बच्चों को रख रहा था वो एक 3-room फ्लैट था नियर रवि रोड। वो उन्हें अपने साथ तो ले आता, पर ये बोलकर कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। सो पहली बार ये ऑफर सुनने पे बच्चों के दिमाग में कोई रेड फ्लैग नहीं आता रहा। वो तो ये सोचते थे कि हम इसके घर में बेसिकली काम करने जा रहे हैं इसलिए हमें रख रहा है, पर जावेद के इंटेंशंस कुछ और ही थे। ऑब्वियसली एक ऐसा बच्चा जिसको कोई होप नहीं है, ही वुड फॉलो like these kind of offers, right? And also Javed looked very innocent as I said, so उसको maybe अपने family या फिर अपने father दिख रहे होंगे उसमें, but Javed he did not want to become anyone's father। He just wanted to sexually assault these kids, even though Quran strictly forbids homosexual activities and pedophilia पर कुरान तो कुछ ज़्यादा ही strict है। Javed Iqbal he did not care about anything, he just wanted to rape
these young innocent boys. And as you might have guessed by now, उसने 100 लड़कों के साथ करा। कितना टाइम लगा होगा इस प्रोसेस में, कितना डर रहा होगा उन बच्चों के दिमाग में। जो थोड़ा एज में बड़े होंगे ना लड़के, उनको मे भी समझ आ भी रहा होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर जो 6 साल का बच्चा है उसको क्या ही समझ आ रहा होगा। उस 6 साल के बच्चों को तो सही गलत कुछ भी नहीं पता। His process of taking these kids home and assaulting them, you know, इस पूरी प्रोसेस में उसे कभी कभी घंटे, कभी कभी हफ्ते, कभी कभी महीने भी लग जाते थे। So you can imagine he was just so patient, right? He always waited कि कब वो इस बच्चे को अपने घर ले जाए, कब उसके घर में वो बच्चा कंफर्टेबल हो, कब उस बच्चे का गार्ड डाउन हो, कब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिले एंड वो उस बच्चे को छेड़े। एंड ही यूज्ड टू डू दिस थिंग लाइक जब तक उसका मन नहीं भरता था तब तक वो ये करता रहता। जब उसका मन भर जाता था इन लड़कों से, इन छोटे बच्चों से, तब वो उन्हें बस मार देता था because they were of no use to him. This is so horrifying क्योंकि क्या ही दिल होगा, अंदर फीलिंग्स भी होगी कि नहीं होगी, I don't know man। जावेद इकबाल किसी से डरता भी होगा, I doubt that, I highly doubt that thing। सबसे पहले तो कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे काम करने की सोचेगा भी नहीं कोई भी नॉर्मल बंदा। पर चलो मान लो किसी ने ऐसा करने की सोचा भी, ऐसा करा भी। अगर किसी ने ऐसा करा भी तो एक बच्चे के साथ छेड़खानी करने पे ही आदमी का दिल अंदर से दह जाता है। कुछ गलत करने पे आदमी को अंदर से डर लगता है। इफ यू आर इनह्यूमन ऑल्सो, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ पनिशमेंट, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द लॉ। पर जावेद इकबाल को कोई भी डर नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट ही एक्सेप्टेड हिज डेथ and he was doing this thing for a very specific motive. So yeah, after using these kids' body, right, वो उन लोग को ना अपने सबसे अंदर वाले कमरे में मार देता था। एंड उसका मारने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक था। वो एक बेड पे लेटता था, उस बेड के आगे एक टीवी था एंड बच्चा उस बेड के नीचे पे बैठता था। तो जब बच्चा डिस्ट्रैक्ट रहता था टीवी देखने में, राइट, तो जावेद ने एक हिंज बना रखा था जिससे वो बेड पे बैठ के उस बच्चे के गर्दन से उन्हें स्ट्रैंगल कर देता था जब तो वो मर नहीं जाते थे बेसिकली। अब ऑब्वियसली 6 से 16 साल का बच्चा है और ये एक 40 साल का बुजुर्ग आदमी, राइट, स्ट्रेंथ डिफरेंस है, दे कैन नॉट इवन डिफेंड देमसेल्व्स, है ना। सबसे अंदर वाले कमरे में है तो चीख के भी कहीं जाएगी। अभी अगेन एक ऑर्फन जिसके खाने के लाले थे, सो टीवी वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। एंड जो उसने लेटर पुलिस वालों को भेजा था, जो नोट उसने पुलिस वालों को भेजा था, उसमें यह भी लिखा गया था कि उसने बॉडी कहाँ पे रखी है। उसने पुलिस को ये मैसेज भेजा था कि अगर आपको और जानना है इस केस के बारे में तो आप मेरे घर जाइए। एंड जब पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, जब पुलिस जावेद इकबाल के घर में पहुंची, तब उन्हें पता चला कि जावेद इकबाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जावेद एक्चुअली बिलोंग टू वेरी वेल्दी फैमिली। जावेद इकबाल एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से था एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ जावेद्स फादर। उसके अब्बू ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए, एंड टू मेक देम लाइक फाइनेंशियली सिक्योर फॉर इयर्स टू कम। जावेद के अब्बू ही वेंट टू दोज एक्सटेंट जहां पर लाइक काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, राइट, काम उनकी तबीयत पर हावी होने लग गया, उनकी तबीयत बहुत खराब होने लग गई। बट ही न्यू कि उसके 8 बच्चे हैं तो वो अपने 8 बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाह रहा था। जावेद वाज 6th of the 8 children and in the beginning he was very close to his family क्योंकि जावेद एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उसे प्राइवेट स्कूल भेजा गया। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूलिंग ही वेंट टू अ गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज जहाँ पर वो एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट था। एंड जावेद के अब्बू ने उसको ये प्रॉमिस करा था कि अगर तू कॉलेज खत्म कर देगा तो मैं तेरे लिए 2 बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदूंगा जहाँ पर वो बेसिकली कुछ भी कर सकता है, घर बना सकता है या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हिज डैड जस्ट वांटेड टू सी हिम लाइक बी स्टेबल इन लाहौर। वो ये नहीं चाहते थे कि जिस गरीबी से वो उठे वो गरीबी कभी जावेद को भी देखनी पड़े। एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज कॉलेज दैट थिंग रियली हैपेंड। उसके अब्बू ने उसके लिए 2 बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी जिसमें से पहली वाली उसने अपना घर बनाने के लिए यूज करी एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टी को उसने अपना बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था। ही यूज्ड इट फॉर स्टील रिकास्टिंग बिजनेस। तुमने देखा होगा ना कि लोहा पिघला के कुछ और बना देते हैं या फिर पुराने ऑब्जेक्ट को पिघला के कुछ और बना देते हैं। दैट इज बेसिकली स्टील रिकास्टिंग। सो इवन दो जावेद ने पुलिस रिपोर्ट्स में अपना आपको एक जर्नलिस्ट और एक सोशल वर्कर बताया था, he did have a very successful business running for him। जहाँ से सच बात तो ये थी कि उसका मेजर लाइक सारा का सारा पैसा उसका इसी बिजनेस से आता था। उसके जितने भी खर्चे थे, उसका जितना भी घर का खर्चा था वो सारा यहीं से आता था, which again it wasn't a lot क्योंकि he was divorced and he was lonely। जावेद जब अपने 20s में था, like everything was going good for him, like उसका कॉलेज खत्म हो गया था, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, he bought his first car with his business money, he was finally independent and जो उसके अब्बू और अम्मी थे they were like really happy for him। तो पाकिस्तानी घर वाले है ना, शादी के मामले में तो वेयर सिमिलर, तो वो लोग जावेद को ही प्रेशर करने लग गए कि तू शादी कब करेगा, स्टेबल तो तू हो गया, एजुकेशन भी खत्म कर दिया है, तेरे पे बिजनेस भी आ गया,
तू शादी कब करेगा? तो पहले कुछ साल जावेद ने इन बातों को इग्नोर कर, ही वाज जस्ट फोकस्ड ऑन हिज बिजनेस एंड वो यही सोचता रहता था कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करूं। पर कुछ साल बीते एंड हिज लाइक अब्बू एंड अम्मी दे रियली स्टार्टेड टू प्रेशर हिम। हर एक बात पे, हर एक मीटिंग पे वो उससे यही पूछते थे कि कब तू शादी करेगा, कब तू लड़की ढूंढेगा। फॉर देम इट गॉट टू द पॉइंट जहां पे वो जावेद को फोर्सफुली अरेंज मैरिज कराने वाले थे, बट जावेद ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस। उसने अपने घर वालों से ये बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने लिए खुद ही एक वाइफ ढूंढ के लाऊंगा, एंड अगर मैंने कुछ टाइम में अपने लिए एक लड़की नहीं ढूंढी तो तब आप मेरी अरेंज मैरिज करा देना। दिस पॉइंट एक्चुअली डज नॉट मैटर टू द होल स्टोरी, बट व्हाई एम आई मेंशनिंग दिस थिंग इज जावेद वाज अगेंस्ट अरेंज मैरिज। ही वाज अगेंस्ट to marry somebody he did not know. Just keep that thing in mind. ये अरेंज मैरिज की बात होने से पहले जब वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा था, जावेद को एक छोटा लड़का मिला था। जावेद को लाहौर की गलियों में एक छोटा लड़का मिला था जिसको वो अपने घर लेके गया था। तो उसने सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी इस बच्चे को कि तू मेरे लिए काम करेगा और मैं तुझे अपने घर में शेल्टर दूंगा, खाना दूंगा, तू वहाँ रह सकता है। सो जब ये शादी की बात होनी शुरू हुई, जब ये फोर्सफुल अरेंज मैरिज की बात होनी शुरू हुई, जावेद को याद आया कि उस बच्चे की एक बहन है। तो जावेद ने पूछा कि उसकी बहन कहाँ रहती है, एंड थोड़ा सा बात करने के बाद वो छोटा बच्चा जावेद को अपनी बहन के पास ले गया। एंड शी वॉज ऑल्सो एन ऑर्फन एंड वो सड़कों में रह रही। तो जावेद उस लड़की से मिला, उसने उस लड़की से 10 मिनट बात करी और ये डिसाइड करा कि ही वुड मैरी हर। 10 मिनट में जावेद ने एक अनजान लड़की को मैरिज प्रपोजल दिया। एंड ये दोनों तो ऑर्फन थे, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भाई के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। उस लड़की ने बेचारी ने हाँ भी बोल दिया। कोई भी उस पोजीशन में हाँ ही बोलेगा। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग and you get like this beam of like ray of hope, this ray of hope which is telling you that he will give you everything and anything only if you marry him, right? So obviously you'll say yes. कौन मना करेगा इतनी बड़ी opportunity को? And also remember that Javed was from a very wealthy family. So उसके अब्बू का भी एरिया में बहुत ही बड़ा नाम था, and that girl she knew about it. So अपने आप को future proof करने के लिए she agreed to it. In this matter, right? इस बच्चे की बहन के intentions तो clear है, पर जावेद का he was so against the arranged marriage, he was so against to marry a stranger, but still he picked out a stranger to marry him. Why on earth would he do this thing? See, we all know the reason why he did this thing, okay? But part of me says that he did this thing for control and authority. क्योंकि अगर वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके पास कुछ नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान करके, she would be under his debt. And अगर तुम्हारे पास basically इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा लोन है, you are under the control of person who gave you that debt. जहाँ से जावेद can control each and everything that he says. जिसकी वजह से जावेद he gets this power of control. Again, we cannot specifically say that he did this thing for control, but my gut feeling is that. And जो ये control है, ये जावेद की बेगम के लिए नहीं था. I think he did this thing to keep that boy around him. अगर उसकी बहन हमेशा जावेद के around रहेगी, जावेद के घर में रहेगी उसके साथ, then he would not have any reason to run away. Whatever he would do to this kid, that kid will not have any reason to say anything to anyone. Anyways, कुछ टाइम बीतने के बाद जावेद was actually fully settled. उसका काम अच्छा चल रहा था, उसकी मैरिज हो गई थी, उसका एक बच्चा भी था। पर कुछ टाइम बाद things they started to go south. जावेद और उसकी बेगम वो दोनों स्प्लिट हो गए। I mean, अगर उसका सोल पर्पस सिर्फ बच्चे को अपने पास रखने का था, तो कहीं ना कहीं तो मैरिज में प्रॉब्लम होनी थी। तो फिर से जावेद अब अकेला था, फिर से जावेद he was lonely. एंड फिर से वो अपनी पुरानी आदतों में धीरे धीरे ढलने लगा। तो वो वापस जाने लगा लाहौर के मार्केट्स में, लाहौर की गलियों में। ही डिड नॉट इवन रियलाइज इट कि वो क्या कर रहा है, मैं वापस क्यों जा रहा हूँ इन गलियों में। क्योंकि जब उसका निगाह हो रखा था, जब ही वॉज इन अ मैरिज, ओके, he wasn't really doing this, like he wasn't really looking for boys. I can understand कि timeline समझने में थोड़ा weird हो सकता है तुम लोग के लिए, but what we discussed before is जावेद ने जब बच्चों को पकड़ा and न्यूज़पेपर में कन्फेस करा, तब वो 40 साल के आसपास था। जावेद ने जब कॉलेज पास करा एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करा, देन ही वॉज इन हिज अर्ली 20s। जावेद की जब फोर्सफुली शादी होने वाली थी, या फिर जावेद ने जब एक्चुअली शादी करी एंड दे स्प्लिट अप, राइट, देन ही वॉज इन हिज 30s। जावेद इकबाल जब अपने अर्ली 20s में था, तो कॉन्शियसली उसके ये इंटेंशंस नहीं थे कि मैं बच्चों को अपने घर ले जाऊंगा या असॉल्ट करूंगा। उसकी हैबिट्स थी ऐसी, पर दिमाग में उसके दीज weren't his intentions, okay? And when he started to do this thing in his early 20s, right, there weren't like नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था लड़कों का। There were very few boys, 1 or 2 boys, but he still did it. But those predatory tendencies of his, they went away when he was married, and then they came back when he was alone again. I think अकेला होने के बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में असर पड़ा होगा, and he started to do all of those things again. Maybe intentionally, maybe unintentionally, but he started looking for boys again. And इस time जावेद की जो फैमिली है, उसके फैमिली मेम्बर्स को उस पर थोड़ा शक होने लग गया। They did not completely know कि उनका बेटा क्या कर रहा है, but they knew कि something evil was going on in that house. तो एक दिन जावेद के फैमिली मेम्बर जावेद के विला पर गए, एंड तब उन्होंने ये देखा कि अभी भी जावेद के साथ छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। They knew this thing कि पहले जावेद के साथ एक छोटा बच्चा रह रहा था,
बट नाउ द नंबर हैड इंक्रीज्ड। अब वहां पे सिर्फ एक छोटा लड़का नहीं था, वहां 7-8 छोटे लड़के रह रहे थे जावेद के साथ। 7-8 ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं था, 7-8 ऐसे बच्चे which were like they were really helpless, and वो इस 30 साल के आदमी के साथ रह रहे थे जो कि उनका बस फायदा उठा रहा था। जावेद फैमिली मेंबर who saw this thing, okay, they did not believe what they saw and it was really hard to process for them, क्योंकि सच बात तो ये थी कि उन्हें भी नहीं पता था जावेद के इंटेंशंस क्या है, जावेद उन बच्चों से क्या करा रहा है। But when they saw the faces of these children, okay, they knew कि something is wrong, and that sight it at least planted some doubt in their mind, and कुछ टाइम बाद जावेद का सच सब लोगों के सामने बाहर आ गया जब सबको पता चला कि जावेद उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। Early 1990 was the first time Javed had to deal with the consequences of being a racist. जावेद के घर वालों को पता लगने के कुछ दिन बाद ये खबर उस एरिया में आग जैसे फैल गई कि जावेद was raping these kids and he was using these kids for sodomy. जावेद्स फैमिली नेम was very big, इसलिए ये न्यूज़ इतना ज़्यादा फैल गई। एंड जब लोगों को पता चला कि जावेद इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है, जावेद उन बच्चों को यहाँ से उठाता है एंड घर में ले जाके क्या क्या करता है, they were really angry. कोई भला कैसे कर सकता है ये चीजें इन लाचार बच्चों के साथ। तो उस एरिया के लोगों ने ये डिसाइड करा कि वो एक झुंड बना के जाएंगे एंड जावेद से कन्फेस कराएंगे कि उसने ये सब कुछ क्या करा, because he needs to understand that this isn't right. Being this inhuman and treating these kids like animals is not a right thing. तो वो सब गए जावेद के विला पर एंड उन्होंने दरवाजा भी खटखटाया, पर जावेद वहां से बाहर नहीं आया। एक्चुअली अंदर से कुछ आवाज भी नहीं है। सो जो मॉब वहां गया था, they were already angry and they were becoming restless. वो लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पत्थर फेंकने लगे उसके घर पे, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ आवाज नहीं है। So finally the mob went out of control and they started breaking things. उन्होंने जावेद की दीवार तोड़ी, उन्होंने जावेद का फ्रंट गेट तोड़ा and they went in. उन्हें अंदर जावेद तो नहीं मिला, but they saw 7 to 8 boys living there, जो कि फिजिकली तो ठीक थे। I mean, जब तुम बच्चों को सामने से देखते हो तो they were better than the orphans who were living on the streets. उनके पास अच्छे कपड़े थे, वो अच्छा खाना खा रहे थे, they were living under a roof. पर उनकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशन था, it was telling some other story. These kids, they did not even utter a single word, but the mob understood कि अंदर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। एंड बच्चों की ये शक्ल देख के, उनकी बॉडी पे मार्क्स देख के, है ना, क्राउड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अपना गुस्सा निकालने के लिए लोग अब जावेद के अंदर का सामान तोड़ने लगे, उसका बेड तोड़ने लगे, उसकी चेयर तोड़ने लगे। एंड थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ आई कि मॉब में से जो एक आदमी था उसको जावेद की फैमिली के घर की लोकेशन पता थी। So they did not even wait for 1 second. In a blink they were out of there and they went to Javed father's shop, जहाँ पे उन्हें जावेद के अब्बू और उनका भाई मिले थे। Now both of them they did not do anything wrong. पर जो एक क्राउड था, जो उस टाइम पे मॉब था ना, उनको इतना गुस्सा आ गया था। After witnessing those kids and their expression, ये क्राउड इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उन्होंने अपना गुस्सा जावेद के फादर और जावेद के भाई पे निकाल दिया। उन्होंने बहुत मारा जावेद के फादर और उनके भाई को, बहुत ही ज़्यादा। एंड पूरे क्राउड ने उन्हें ये बोला कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो ताकि हम तुम्हें बता सके कि तुम्हारे बेटे ने क्या क्या करा है। पर उन दोनों की इतनी पिटाई हो गई थी कि both of them they could not even get out. क्राउड में से एक आदमी ने उन दोनों को पकड़ा और एक ना रिक्शा, जो हाथ रिक्शा नहीं होता है, एक हाथ रिक्शा में उन दोनों को ऐसे फेंका। एंड ही टुक बोथ ऑफ देम टू पुलिस स्टेशन वेयर पुलिस टोल्ड देम एवरीथिंग. पुलिस ने जावेद के फादर को फुल डिटेल में बताया कि वो उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है इतने सालों से. पुलिस टोल्ड जावेद फादर दैट ही हैज बीन चार्ज्ड विद सोलोमी एंड 7 बच्चों का बलात्कार करने का भी उस पर चार्ज लगा है. नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जावेद के एक फैमिली मेंबर ने ये पहले से देखा था कि Javed was housing these kids and that family member did tell Javed's father also this thing, but his father he could not believe this thing even after hearing this whole thing from police. उसके अब्बू को सच में विश्वास नहीं हो रहा था. उसके अब्बू ने तो पहले ये allegations डिनाई करे कि नहीं मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता. He finally understood कि उसके बेटे को सोलोमी के लिए allegations लगे गए हैं. He was really heartbroken. He could not believe that what had happened to his family. Okay, he felt really sorry, but not for those kids, for his family. उनको जावेद के लिए बुरा लग रहा था and not for the victims, which is kind of twisted but is not an uncommon behavior. Fight and flight वाली situation में आदमी सबसे पहले अपने ही बारे में सोचता है, उसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है. So it's not uncommon to not feel sympathy for these kids. And जावेद के फादर की प्रायोरिटीज तो हमें पहले से पता है. He really cared about his family. उन्होंने इतना टाइम लगा के, इतना अपनी हेल्थ के साथ खेल के, इतने पैसे कमाए थे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के. So it's normal that his first thought went that side only. Now at this point police did not know कि जावेद के अब्बू और जावेद के भाई के साथ क्या करा जाए, right? They could not leave them also, क्योंकि अगर क्या पता वो दोनों बाहर जाके जावेद को ये बता दें कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, यहाँ से भाग जाओ. Police could not even risk that thing also, right? And at this point बहुत सारे घंटे बीत गए and जावेद was still missing. जब जावेद की अम्मी को ये पता चला कि उनके बेटे ने क्या करा है,
And she was really disgusted with her son. She wasn't really able to believe this thing that her son could do this. But उससे ज़्यादा जो उनके अंदर फीलिंग उस टाइम पे चल रही थी वो घिन की. And after hearing everything, she really wanted to help the police. तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया. उन्होंने सोचा कि अगर मैं जावेद के घर से एक बच्चे को पुलिस के हवाले कर, तब जावेद को बाहर आना ही पड़ेगा, तब जावेद को पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा उस बच्चे को सच्चाई बोलने से रोकने के लिए. She did that thing and it did work. उस 13 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया एंड उसने बताया पुलिस को कि वो जावेद के साथ कितने महीनों से रह रहा है. एंड ये खबर जब जावेद पे पहुंची देन ही वाज रियली एंग्री विद हिज मॉम. उसके दिमाग में ये आया कि मेरी अम्मी मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर रही है, मेरी मम्मी मेरा ध्यान क्यों नहीं रख रही है, राइट. हाउ कुड शी साइड विद पुलिस. तो अपनी अम्मी पे गुस्सा निकालने के लिए, फिर अपनी अम्मी से बदला लेने के लिए वो पुलिस स्टेशन के पास गया जहाँ पे जावेद को अपनी मदर मिल भी गई थी. बट बिफोर ही कुड गेट वायलेंट, बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, पुलिस वर देयर टू स्टॉप हिम एंड ही वाज हैंडकफ्ड. उन्होंने उसे अरेस्ट करा एंड 2 दिन के लिए जेल में डाला. एंड आफ्टर दैट दे टुक हिम टू जज. इतना सब होने के बाद जावेद बच्चों को अगवा कर रहा है, जावेद बच्चों को असॉल्ट कर रहा है, ठीक है. इतना सारी चीज़ें होने के बाद भी जब जावेद कोर्ट पहुंचा तो उसे बस 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. 7 to 8 victims, that too minors. इतना बड़ा crime and the only he only went in jail for 6 months. This isn't really justice, right? And to be honest, it did not even affect him because this was normal for him. Assaulting these young boys was a normal thing for him. But एक आदमी जिसको जावेद का ये सारा झोल, जिसको जावेद की सारी पनिशमेंट सच में भारी पड़ी, was जावेद्स फादर. जब जावेद जेल के अंदर बंद था तब जावेद के जो अब्बा थे उन्हें मेंटली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि व्हाट इज माई सन डूइंग. वो हमारे परिवार का नाम खराब कर रहा है, वो अपना फ्यूचर खराब कर रहा है, वो अपना बिजनेस खराब कर रहा है. सो ऑल ऑफ दिस टेंशन रियली गॉट टू हिम एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक. ही डिड सर्वाइव दैट हार्ट अटैक, पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक थी. बट स्टिल आफ्टर ऑल ऑफ दिस जावेद्स डैड एक्सेप्टेड एंड लव्ड जावेद. इतना सब कुछ होने के बाद जावेद के डैड को अपने बेटे से अभी भी प्यार था. He did not show any remorse or he did not show any pity towards the victims. Which again proves the point कि जावेद के अब्बू को अपने नाम, अपनी क्या बोलते उसे, शोहरत, अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार था. वरना तो any logical human would be disgusted by these kind of acts of their child. But जावेद के अब्बू ऐसे नहीं थे. He was really that kind of a man who would just stick by his family no matter what. He even tried to bribe, ठीक है, उन्होंने पुलिस वालों को ब्राइव करने का भी कोशिश करा कि जावेद को जेल से जल्दी बाहर निकालो. बट इट डिड नॉट वर्क. सो आफ्टर स्टेइंग इन जेल फॉर 6 months, जब जावेद जेल से बाहर आया उसके घर वालों ने दोबारा से उसकी बहुत जल्द शादी कराने की सोची. उन्हें पता था कि जावेद की प्रेफरेंस यंग बॉयज़, छोटे लड़के हैं. तो उन्होंने सोचा कि अगर इसकी शादी हो जाती है, इसको एक बेगम मिल जाती है, तो शायद ये उस बात पे ना जाए. बट वी ऑल नो दैट इट डिड नॉट चेंज हिम इन द एंड एंड उसका ये वाला रिलेशनशिप भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका. इन 1992 जावेद्स फादर ही डाइड. एवर सिंस जावेद वेंट टू जेल, एवर सिंस दिस होल थिंग हैपेंड, राइट, जावेद की फादर की हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई थी, ठीक है. ही वॉज हैविंग मल्टीपल हार्ट अटैक्स, बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं, पर मल्टीपल मिनी हार्ट अटैक्स विच इवेंचुअली लेड टू हिम डाइंग टू दिस लास्ट वन. एंड उसके फादर के मरने के बाद जावेद ने कभी भी अपनी फैमिली से दोबारा बात नहीं करी. वेल एक्चुअली सच बात तो ये है कि जावेद की पूरी फैमिली में, अदर देन हिज फादर, जावेद की पूरी फैमिली में दैट होल फैमिली वाज डिस्गस्टेड. दे वर डिस्गस्टेड बाय जावेद, दे वर डिस्गस्टेड बाय हिज थॉट्स, दे वर डिस्गस्टेड बाय द वे ही लिव्ड. एंड वो लोग तो जावेद की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, विच इज टोटली फेयर. बट जावेद के अब्बू के मरने के बाद इन इनहेरिटेंस जावेद गॉट 3 million. अब इतने सारे पैसे से जावेद लिटरली कुछ भी कर सकता था. एंड इस पॉइंट से जावेद की जो ईवल, जो सिनिस्टर पर्सनालिटी है, इट रियली स्टार्टेड टू टेक ऑफ. सबसे पहले तो जावेद ने इस पैसे से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर लिया लाहौर में. आई एम श्योर यू आर अवेयर कि लाहौर कैसी जगह है. सो वहाँ एक बहुत बड़ा घर लेना, यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी दैट मस्ट हैव टेकन. पर इस घर को लेने के बाद भी उसके बाद बहुत सारे पैसे बचे हुए थे. एंड फिर बचे हुए पैसे से उसने एक नया बिजनेस खोला. इस बिजनेस का मोटिव उसका पैसे कमाने का नहीं था. He was actually propelling his old habits with this business. He just wanted to lure in these young kids, these young boys. So the best thing that he thought that he could open was a video game arcade. जितने भी छोटे लड़के होते हैं, they are attracted to video games. They are attracted to these fighter games. They are attracted to these arcade machines. Okay. Even I was when I was young. मैं तो अभी भी हूँ actually. I love playing arcade games, and a lot of young boys, they also love playing arcade games. So I think Javed knew this thing, or he knew this fact, and that's why he specifically opened this thing. Javed ने ये video game arcade इसलिए खोला कि वो बच्चों पर नज़र रख सके, उन्हें ढंग से देख सके कि उसे कौन सा लड़का पसंद है, कौन सा लड़का बार बार आर्केड में अकेले आता है,
कौन सा लड़का झुंड से सबसे ज्यादा अलग है, बिकॉज दिस आर्केड शॉप लाइक दिस होल कॉन्सेप्ट it was so new in that area. किसी ने भी पहले ऐसी कोई शॉप नहीं खोली थी, and that too this colorful. So the kids they were really excited, okay? And वो लोग वहाँ जाते भी थे. बहुत सारे छोटे लड़के वहाँ आते थे खेलने, and जितने भी लड़के वहाँ खेलने आते थे उनमें से बहुत सारे जावेद के फेवरेट्स भी थे, जिन्हें वो स्पेशल फील कराता था या फिर स्पेशल ट्रीट करता था. Okay? जैसे कभी उन्हें वो गिफ्ट देता था या फिर कभी उन्हें वो जो आर्केड मशीन में डालने वाले कॉइन्स नहीं, तो कभी वो उन्हें फ्री में वो कॉइन्स दे देता था ताकि वो वहाँ और टाइम रुके एंड वो उन्हें और ऑब्जर्व कर सके. एंड जब बच्चे उसकी इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे तो वो उन्हें लोअर करता था एंड अपने घर ले जाता था, जो कि आर्केड शॉप से बहुत ही ज़्यादा पास था. सो डू यू सी हाउ ही यूज्ड or like how he thought about this, like investing this money. He started a business जो कि specifically target करता है छोटे लड़कों को. Then he bought a very big mansion जिसको देख के कोई सा भी छोटा लड़का he would be wowed, and that too these both properties were very near to each other. In his arcade shop, okay, जावेद एक और tactic use करता था बच्चों को लोअर करने का. वो आर्केड में स्ट्रोल करते हुए ना 100 रुपए का नोट ऐसे गिरा देता था साइड में, pretending that he did not even mean to drop that note over there. And फिर वो काउंटर के पीछे जाके बैठ जाता था एंड देखता था कि कौन सा लड़का उस नोट को उठाएगा. 100 रुपए 1992-1993 में बहुत होते थे. That a lot of these kids, a lot of these boys, they just wanted more money to play games only. So कभी कभी टेम्पटेशन में आके ना बच्चे उठा भी लेते थे पैसे. अब बेवकूफ तो वो है नहीं कि जेब में रखेंगे पैसे को. इतना उनको भी पता था कि कोई अगर चेक करने आएगा तो सबसे पहले जेब में ही हाथ डालेगा. So a lot of these boys, what they used to do is that they kept the money inside their shirt or inside their underwear. तो जब जावेद ये देख लेता था कि किस लड़के ने पैसे उठाए हैं, वो काउंटर से बाहर आता और सबसे पूछता, किसी ने मेरे यहाँ पे 100 रुपए गिरे हुए देखे? आई ड्रॉप देम बाय एक्सीडेंट. अब ऑब्वियसली पैसे तो कोई वापस देगा नहीं. सो सारे के सारे बच्चे मना करते थे, इंक्लूडिंग दैट बॉय हु टुक द मनी. फिर जावेद ही यूज्ड टू सिंगल आउट दैट किड and he used to lecture him and उसको बुरा फील कराता था कि तुम ऐसे पैसे कैसे ले सकते हो दूसरे बंदे से. Then he used to take that boy to his house and he used to check each and every part of their body. Sometimes he just used to sit on his bed and ask the boy to strip for him, all in the name of that he took 100 rupees from Javed. And he did this thing to multiple boys. It still scares me to even think that कितने सारे लड़कों के साथ उसने करा होगा. I don't know how he got the willpower or how he got the courage to do all of this. Yeah, I don't know how he did it. Yeah. And the worst part about all of this was कि जिस एरिया में उसने अपना आर्केड या फिर आर्केड शॉप खोली थी, राइट, उस एरिया में सब लोगों को पता था कि जावेद बच्चों के साथ क्या कर रहा है. उन सबको पता था कि जावेद अपनी शॉप से बच्चों को अपने घर ले जाता था and then he used to assault them, you know? But nobody said anything to him. Nobody could say anything to him. बहुत सारे तो बच्चों को भी पता था कि जावेद क्या करता है बच्चों के साथ, क्योंकि जो लड़के वापस आ जाते थे वो दूसरे लड़कों को बताते थे एंड जो नए लड़के होते थे वो दूसरे लड़कों से सुनते थे कि ये क्या करता है. पर बच्चे कहाँ रुकते हैं वीडियो गेम्स खेलने से, वो तो सीधा चले जाते थे अंदर. स्पेशली इन लाहौर एट दैट टाइम जब आसपास कोई भी आर्केड शॉप नहीं थी, then they just used to go there only. बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता था कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, or like what Javed used to do to these kids, but they could not even go to police because Javed paid them. And also people normally at that time did not really believe in police officers. जब एक बच्चे की माँ से पूछा गया था कि किसी ने भी सारे क्राइम्स रिपोर्ट क्यों नहीं करे, तब उन्होंने ये बताया कि पुलिस उन्हें सीरियसली कभी नहीं लेते थे. ज़्यादातर पेरेंट्स की तो वो बात भी नहीं सुनते थे और उन्हें हड़का के वापस भेज दिया जाता था. So this went on for years and Javed was getting so comfortable in his skin. Javed was getting so comfortable with this routine that he did not think that kids can also be a danger to him. So एक बार जावेद ने लाहौर की गलियों से लाहौर की गलियों से उसने 2 मसाजर्स को बुलाया. Obviously जो ये मसाज करने वाले थे ये 2 छोटे लड़के थे. ये उसके लिए कुछ नया नहीं था, उसने पहले भी ऐसे बुलाया हुआ था मसाजर्स को अपने घर में बहुत बार. So उसने obviously इन बच्चों को अपने घर बुलाया, उसने उनके साथ ज़्यादती करी and after abusing these kids वो सो गया. He was so relaxed, he was so used to this whole thing, he was so chill that he slept. He did not think twice कि क्या हो सकता है उसके साथ and वो बस सो गया. पर जो ये 2 छोटे लड़के थे इन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ ऐसी ज़्यादती कैसे कर सकते. इन छोटे लड़कों ने दूसरे लड़कों से बात करी and they also said the same thing कि हाँ ये हमें यहाँ रखते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें पिलाते हैं, हमें इस घर में रहने देते हैं, पर ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं. So one of those kids saw कि जावेद जहाँ पे सोया है, जिस बेड पे सोया है, उसके दीवार के ऊपर एक राइफल रखी हुई है. That kid was so angry that he did not even think twice. वो जावेद के बेड पे धीरे से चढ़ा, उसने राइफल निकाली एंड उसने राइफल से जावेद के मुंह पे 3 बार चोट मारी. जावेद के फेस के राइट साइड पे इतने जोर से लग गई थी कि he had to be hospitalized because that kid used his whole force. Okay, उसका पूरा स्कल डैमेज हो गया था. So कई दिनों तक नहीं, कई महीनों तक वो हॉस्पिटल में रहा. ऐसा हुआ कि एक दिन वो एक मालशी को लेके आया, मसाजर को. इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की. जब ये सो गया
उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज़्यादती की, तो मैं लाया था कि मालिश के लिए और काम ये कर लिया। पर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे ज़ोर से इसके सर पर मारा। इसका स्कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया। अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे इलाज। पर इस बीच जब जावेद हॉस्पिटल में था इस इंजरी की वजह से, राइट, इस बीच उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई एंड कुछ दिनों बाद उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी when Javed was in hospital, which Javed regretted deeply. उसको बार बार ये फील होता रहा कि मेरी माँ इतने डर में थी, मेरी माँ इतने पेन में थी, मेरी माँ अकेली थी, मैं अपनी माँ के पास नहीं जा पाया, मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाया, उनके आखिरी पलों में मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, मरने से पहले मैं अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाया, सिर्फ इन 2 लड़कों की वजह से। एंड दिस एंगर एंड दिस थॉट स्विच समथिंग इन हिज ब्रेन। तब जावेद ने ये डिसाइड करा कि इन 2 लड़कों की वजह से मेरी अम्मी रोई थी, मैं अपनी अम्मी को नहीं देख पाया था, अब मैं 100 अम्मियों को उनके बच्चों के लिए रुलाऊंगा। एंड दिस इज वेयर ही रियली बिकेम प्योर इविल। दिस वाज द मोमेंट, उसकी माँ की मौत वाज दैट ट्रिगर फॉर हिम व्हिच पुश्ड हिम टू द एज। उसमें पहले भी कोई डर नहीं था, बट नाउ ही हैड नो फियर ऑफ डेथ आल्सो। ही स्टार्टेड हिज प्लान ऑफ किलिंग 100 बॉयज एंड ही कंप्लीटेड दैट प्लान इन 1 year. In 1 year he assaulted and he killed 100 boys. From mid 1998 to late 1999, जावेद assaulted over 100 boys. एंड मैंने वीडियो के शुरू होने से पहले भी कंटेंट वार्निंग दी थी, बट आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, क्योंकि अभी मेरे को ना आगे वाला पार्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, जो कि शायद कुछ लोग ना सुन पाए और विच माइट बी अपसेटिंग फॉर सम पीपल. सो आई एम गिविंग यू अ वार्निंग अगेन. इफ यू कैन नॉट हियर अबाउट ब्लड और लाइक बॉडी पार्ट्स, जस्ट डोंट लिसन टू दिस पार्ट. नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 1999 जावेद ने पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया था और एक डायरी भी भेजी थी, जिसके साथ एक नोट भी था विच एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट हिज प्लान. एंड उस प्लान में साफ साफ लिखा था कि जावेद ने 1998 से ऐसे लड़के ढूंढने शुरू करे जो कि ऑर्फन्स थे. वो पहले तो उन बच्चों को लोड करा था जो कि ऑर्फन्स थे, राइट, बट नाउ ही वाज टारगेटिंग एनीवन, फैमिली हो या ना हो, ही डिड नॉट केयर. कुछ भी करके बाय यूजिंग एनी टैक्टिक ही वुड गेट दीज बॉयज इनटू हिज हाउस एंड देन वो उनकी फोटोज खींचता था. कभी वो उन्हें सिंपल खड़े रहने के लिए बोलता था, तो कभी वो उन्हें स्ट्रिप करने के लिए बोलता था, एंड कभी कभी तो बस उनकी एक सिंपल स्माइल की भी फोटो क्लिक कर देता था. एंड ही वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर हिज ग्रैंड प्लान ऑफ किलिंग 100 बॉयज. एंड इवन तो जावेद ऐसा दिखाता था कि वो इन लड़कों की बहुत ज्यादा केयर करता है, उन्हें अपने घर में रख रहा, खिला रहा है. उसकी डायरी में जब पुलिस वालों को ये फोटोज मिली थी, he labeled those photos as like victim 67 or like victim 30. He did not even write their name. He was so inhuman that he did not even write their names. उसके लिए वो बस कोई विक्टिम ही थे, कोई नंबर ही थे बस. एंड इन लेट 1998 बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे लाहौर में, राइट. इट वाजंट ओनली जावेद हु वाज अबडक्टिंग दीज किड्स, राइट. सो नोबडी इवन क्वेश्चन हिम. एंड फोटोज क्लिक करने के बाद वो उन बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता था. अगर वो बोलते थे कि उन्हें कपड़े चाहिए तो वो उनके लिए कपड़े लेके आता था. अगर वो बोलते थे उन्हें चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, तो उनके लिए जूते लेके आता था. खाना, रहना, बिस्तर, हर एक चीज वो उन्हें प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से जावेद की पहली बेगम की तरह ये बच्चे भी जावेद के दबाव में आ गए थे. एंड जब जावेद इन्हें हरास करता था या फिर टच करता था, तब ये बच्चे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये उन्हें घर से ना निकाल दे. एंड जावेद को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी, इसलिए वो उन बच्चों को और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाता था. जब पुलिस ने ये डायरी पढ़नी शुरू करी एंड व्हेन दे स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट, है ना, उन्हें 75 बच्चों की फ़ोटोज़ मिली. एंड सिर्फ उनके फेस की नहीं, उस डायरी में उन्हें उनके कपड़ों की फ़ोटोज़ भी मिली, उनके जूते चप्पल की फ़ोटोज़ भी मिली. एंड उसमें एक नोट ये भी था कि अगर आपको इस केस के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे घर जाइए, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. इस पॉइंट तक पुलिस जावेद को एक फ्रॉड समझ रही थी. पुलिस ने जावेद को पहले भी वापस भेजा था, जिसकी वजह से वो न्यूज़पेपर के पास गया था. पर जब न्यूज़पेपर में ये स्टोरी बाहर आई, जब लोग अपनी टेस्टमनी देने लग गए पुलिस वालों को कि हाँ सच में जावेद ऐसा ही है, तब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी थोड़ा सा डर लगने लगा. उन्हें थोड़ा सा धक्का लगा कि सच में क्या कोई आदमी ऐसे कर सकता है, सच में कोई 100 बच्चों को मार सकता है. पर जावेद ने हर एक चीज़ उस डायरी में लिखी थी एंड उसमें उसने एकदम डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि उसने बच्चों को कैसे मारा है. एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद पुलिस के दिल में भी थोड़ा सा डर बैठ गया. सो दे वेंट टू हिज प्लेस एंड अंदर जाते ही उन्हें दिखा वो बेड जिसमें जावेद बैठता था, टीवी जिसको बच्चे देखते थे, एंड उसके बगल में 2 बोरियां रखी थी, जिसमें से एक में लिखा था 100 बच्चों के जूते एंड दूसरे में लिखा था 100 बच्चों के कपड़े, विच मैच्ड एग्जैक्टली टू हिज डायरीज एंड हिज फोटोज. नेक्स्ट चीज जो नोट में लिखी गई थी वो ये थी कि
अगर आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ ड्रम्स मिलेंगे जिसमें मैंने बच्चों के बॉडी पार्ट्स रखे हैं। नाउ द पुलिस इंस्पेक्टर जो वहाँ गए थे, ही वेंट डाउन टू बेसमेंट। उन्होंने अपने राइट हैंड पे एक बल्ब का स्विच देखा एंड वो ऑन करा। बेसमेंट में लकड़ी के फट्टे, कुछ चेयर और बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए थे। तो वो इंस्पेक्टर ड्रम के पास गए, उन्होंने लेड पे ऐसे हाथ लगाया और जब वो उसे खोल रहे थे तो उनका हाथ थोड़ा सा जला एंड उन्हें एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आई। जावेद ने इन बच्चों की बॉडी को 100 पार्ट्स में काट के हर एक ड्रम में रखा हुआ था एंड ड्रम में डालने के बाद वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालता था। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नजर आएंगे और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। तो मैंने एक बल्ब था उसको जलाया, तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। Dude, the first time I read this thing, okay, मैंने तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम वे में बोला ये चीज़। जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था ना, dude, I got like shivers। मेरे को अंदर से ऐसा हुआ कि सच में कोई आदमी ऐसा था जिसने ऐसा करा था। He was so inhuman, he was so cruel। उसने like इतना कैजुअली लिखा था कि नीचे बेसमेंट में राइट साइड में मैंने जो ड्रम रखा है उसमें आपको अभी इकबाल के बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे। To him, that kid इकबाल, he meant nothing। To him, he was just like a different victim. That's it. How can someone be so cruel? I don't get it. पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब उनके हाथ में डायरी लगी थी, तब जावेद गायब था। I mean, हाँ, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी अखबार में छप चुकी थी एंड उसने ये भी एडमिट करा था कि मैंने उन बच्चों को मारा है, बट ही वॉज मिसिंग, विच वॉज वियर्ड बिकॉज ही डिड नॉट फियर डेथ बिफोर दिस। तो पुलिस उनके घर वालों के पास गई और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम तो इसके साथ कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, हम जावेद से बात नहीं करते हैं, हम उसको एक्चुअली फैमिली मेंबर भी कंसिडर नहीं करते हैं। पर पुलिस ने फिर भी उनके घर में छानबीन करी। वो उनके घर बार बार आते आते रहे देखने की कहीं जावेद उनके घर आ ना जाए एंड बहुत परेशान होने के बाद जावेद की बहन ने पुलिस को एक चीज बताई। उन्होंने पुलिस को बताया कि जावेद का जो मेन बिजनेस था, जो स्टील का बिजनेस था, उसका जो सारा का सारा पैसा आता है वो बैंक टाउन के बाहर है। तो पुलिस उस बैंक के बाहर पे तैनात। उन्होंने अपना गेटअप चेंज करा, दे लुक कैजुअल एंड वो वहां बस बैठे रहे इस ताक में कि कब जावेद आए एंड हम उसको पकड़े। बट जावेद ही एंटिसिपेटेड दिस थिंग, ही वाज आल्सो स्मार्ट। सो वो अपने साथ 3 लड़कों को बैंक लेके गया एंड बैंक में जाके उसने सिर्फ एक लड़के को अंदर भेजा एंड 2 लड़कों को अपने साथ रखा, ये बोलकर कि जा तुम पैसे निकाल के लाओ। पर जैसे ही वो लड़का बैंक के अंदर पहुंचा, पुलिस ने उसे पहचान लिया एंड दे अरेस्टेड हिम। ये चीज देख के जावेद वहां से भाग गया एंड पुलिस दे टुक ऑल 3 किड्स बैक टू लाहौर पुलिस स्टेशन। दे सर्च्ड जावेद एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस दैट दे कुड थिंक ऑफ, एवरी सिंगल प्लेस दैट दे न्यू कि जहां पे जावेद रह सकता है। दे सर्च्ड एवरी प्लेस, पर जावेद उन्हें कहीं भी नहीं मिला। पर कुछ दिन बाद जावेद अपने आप ही पुलिस स्टेशन आ गया, जावेद अपने आप ही लाहौर के पुलिस स्टेशन आ गया। Finally, after so long, they could ask him questions and his true motives and give him fitting punishment for his crimes. पर जावेद, he was unbothered. At first, he denied this whole thing कि उसने बच्चों को मारा है। जब वो काम नहीं करा, then he said कि इसने ये एक्सपेरिमेंट करा था ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की पुलिस किसी भी काम की नहीं है। पुलिस के नाक के नीचे इतने सारे क्राइम हो रहे हैं and they do not do anything। जब वो भी काम नहीं करा, then he finally accepted to his crime. He finally accepted that his sole purpose for killing these boys was to make their mothers suffer. And अब वो चैन से सो सकता है। A lot of lives were lost. बहुत सारे माँ बापों ने अपने बच्चे खो दिए। ऐसे लोग, ऐसी lives जो कभी भी वापस नहीं आएंगी। And because this whole story became so big, first of all, पुलिस उसको हर जगह ढूंढ रही थी लाहौर। Second thing was कि जो न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरी आई। So this case about Javed became so big that he was announced the biggest murderer of 20th century. जब जावेद कोर्ट में पहुंचा, जब जावेद को कोर्ट में ले जाया गया, he was not even afraid of anything, okay? He was smiling the whole way. उसके साथ जो 3 बच्चे थे उनको भी कोई डर नहीं था। पर फाइनली जज ने ये डिसाइड करा कि जावेद इकबाल को ठीक उसी तरह से मारा जाएगा जिस तरह से उसने इन बच्चों का कत्ल करा। He would be suffocated to the point of mild unconsciousness, ताकि उसको थोड़ा बहुत पता चलता रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब उसकी बॉडी को 100 टुकड़ों में काटा जाएगा एंड उसके बाद बॉडी पार्ट्स को ड्रम्स में डालकर उसे स्ट्रीट्स में रखा जाएगा ताकि फिर कभी भी कोई ऐसा क्राइम करने की जरूरत ना करे। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid
which has been the formula which has been described by him in his case. एंड माइट आई ऐड दिस थिंग कि एक जज को ये परमिशन नहीं होती है ऐसी टाइप की पनिशमेंट देने की. दे कैन से दिस थिंग कि तुम 60 साल जेल में रह सकते हो या फिर तुम जिंदगी भर के लिए जेल में रह सकते हो. दे कैन ऑल्सो गिव यू दिस पनिशमेंट कि तुम मर सकते हो, तुम्हें सीधा फांसी हो सकती है ना. और दे कैन जस्ट रिलीज यू, राइट. दीज आर द टाइप ऑफ पनिशमेंट दैट अ जज कैन गिव यू, राइट. बट क्योंकि ये केस इतना ज्यादा एक्सट्रीम था, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ने अपील करी थी कि इसको बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा सुनाओ, है ना. क्योंकि जितने भी लोगों ने जावेद के केस के बारे में सुना था थ्रू न्यूज़पेपर, राइट, they were also angry with him. The judge, he took matters into his own hand. जनवरी में जावेद को जेल में बंद करा गया and he was soon to be followed through his punishment. पर जेल में बंद रहने के कुछ दिन बाद जावेद और उसके साथ जो एक कंपेनियन था, जावेद और एक छोटा लड़का अपने कमरे में पाए गए अपनी बेडशीट से लटके हुए. And they both were dead. They both were dead. And that was the end of Javed's story. Do you guys remember how I said that there was a point in his life, right? His mom's death, right? His mom's death was that trigger जिसने उसे एकदम पुश कर देता, जिसने उसे एकदम पागल बना देता, right? But Javed, he really planned everything, even after he went mad, okay? He published his crime, he accepted his guna on Jang Akbar on 31st December 1999. And ये डेट कुछ रैंडम नहीं है, he specifically chose this date, okay? क्योंकि न्यूज़पेपर को बनने में एक दिन लगता है. He knew कि ये वाला न्यूज़पेपर 1 जनवरी 2000 को पब्लिश होगा. एंड वो ही हुआ. दिस वॉज सच अ बिग न्यूज ऑन द फ्रंट पेज. 100 बच्चों का कातिल. दिस वॉज सच अ बिग न्यूज. 20वीं सदी का पहला अखबार, पहला पेज, इतनी बड़ी न्यूज, राइट, दैट ही वॉज अनाउंस द बिगेस्ट किलर ऑफ 20th century, which was massive for him. जितने भी सीरियल किलर हैं हिस्ट्री में उन सबको देख लो तुम. They have done something so crazy that like आदमी भूल नहीं पाता. And I guess that is what Javed wanted in the end. One last and a very weird aspect of this case is that the boys who survived Javed's assault, okay, they have said this thing that Javed he was very caring. वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, वो उनकी सारी कहानियाँ सुनता था, वो उनका बहुत ढंग से ख्याल रखता था. Kids, he was almost like a father figure, okay. They really thought that he was their father. But then if you go by their story and if you listen to their story, okay, and you think maybe he used to really love these kids, then how could he kill them in such horrifying way? It just does not make any sense. Hai na? Well, with that, I would finally like to close this solved case. I have worked really hard on this video and I'm so glad that I'm done filming this video because researching for this case was really horrifying for me. एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मुझे ना आगे पढ़ना ही नहीं था इसके बारे में. It was like मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ने में, सच बात में अगर बोलूँ तो मैं तो. But I really had to finish this because I started this, so I had to finish it. Some parts of this case I did not explain properly because first of all YouTube would just take down my video. Some parts of this case they were really upsetting to me. मतलब मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी मेरे को कुछ पार्ट पढ़ के. So I thought it's just best कि I don't tell them on YouTube. But I really hope that you learned something new spending your time with me. Also, I would like to give a huge shout out to you guys for bringing this case to my attention, okay? If there is any other case that you would like me to research on, just let me know in the comments and I would get to it. Well, with that, subscribe to me before I hit 1 million and drop a like if you would like to show me some support. But yeah, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने प्यार करने वालों को अपने बहुत ज़्यादा करीब रखो and take care of yourself. I will see you very, very soon. Bye bye.